हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। तो अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैप्टर इवोल्यूशन का। दो लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमारे जो यूनिवर्स है और अर्थ है उसका ओरिजिन हुआ और उसके बाद उस पे लाइफ का ओरिजिन हुआ। बच्चों, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए हमने पहले कुछ एंशिएंट थ्योरीज देखी थी और फिर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है अभी की, दैट इज ऑपर इन हेल्डन थ्योरी, उसके बारे में हमने बात करी थी बच्चों। ऑपर इन हेल्डन थ्योरी में मैंने आपको दो पार्ट्स में पढ़ाई थी, केमिकल एवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। एंड आई होप सबने उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा, घर पर वापस से रिवाइज भी कर लिया होगा और आई थिंक अब उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर भी यदि हो तो बच्चों अभी आप चैट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मुझसे कनेक्ट होकर वहां से भी पूछ सकते हो, आप सभी वहां पर हैं। तो यदि कोई भी डाउट हो उसको हाथों हाथ क्लियर कर लिया करो, उसको मन में दिमाग में लेकर नहीं चलना है। जब तक डाउट लेकर चलोगे तब तक आगे की चीजें दिमाग में नहीं घुसती है बच्चों। ठीक है, ये जो लाइव लेक्चर है दिस इज एक्सेसिबल ओनली टू प्रीमियम सब्सक्राइबर्स ऑफ जोश एंड जुनून बैच, जो कि हमारी सोचिंग ऐप पे दो बैचेस हैं बच्चों। जोश बैच जो है वो 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए हुआ टारगेटिंग 24 नीट, एंड जुनून फॉर 12th एंड ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग 23 नीट। ठीक, तो यदि आप भी मेरे साथ, हमारी टीम के साथ और हम सभी के साथ मिलकर अपनी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपका भी जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का, यदि आप चाहते हो कि वो एक अटेम्प्ट में पूरा हो जाए या आपका जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें पूरा हो जाए, जस्ट लाइक मी बच्चों, मैंने एक अटेम्प्ट में नीट को क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 196। तो आपको तीन काम करने होंगे। प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो बच्चों, दूसरा काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तीसरा काम, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने बायोलॉजी डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है बच्चों, उसके पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक हम हमारे इस मिशन नीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 में कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। येलो में 11th वाले हैं, व्हाइट में 12th वाले हैं, और ये तीन चैप्टर्स बच्चों अभी हमारे करंट में रन कर रहे हैं पैरेलल में। तीनों एक साथ हम रन करके चल रहे हैं। तो तीनों ही चैप्टर्स के तीन तीन लेक्चर्स एक वीक में हम ले रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ लेक्चर्स हमने इंक्रीज कर दी है क्योंकि हमने ये टारगेट लिया है कि भाई फरवरी में हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। वो 20 चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा है। एक्चुअली बच्चों आप शॉक हो जाएंगे जानकर कि जो 38 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, उनमें से 20 चैप्टर्स के आसपास ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से ऑलमोस्ट 70%, 70 to 75% ऑफ द पेपर आता है। मतलब 50% सिलेबस में से 75% पेपर आता है। तो वो 20 चैप्टर्स का हमने टारगेट लिया है कि भाई हम 15-20 जनवरी तक ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जनवरी में हमें वो वेटेज कंप्लीट करना ही करना है, ताकि लास्ट में जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है जिससे 25% ऑफ द पेपर ही आता है और स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी आता है, उसको फिर हम जल्दी से एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। वहां पर हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो 20 चैप्टर्स है जिनका वेटेज ज्यादा है, वहां पर एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चों एनसीईआरटी के बियॉन्ड की कुछ नॉलेज भी जरूरी होती है, डिटेल्ड नॉलेज भी जरूरी होती है, और वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। दूसरा पार्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरा पार्ट हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, कि भाई किस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, उसको कौन कौन सी थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है और कौन सी थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है। एंड फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो होगा वो होगा ह्यूमन एवोल्यूशन बच्चों। तो एक पार्ट हम इस चैप्टर का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला पार्ट। अब बच्चों आज जो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन अगेन एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। सारे पार्ट्स को हम दो दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ को दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को दो में, ह्यूमन इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो हमारा एक लेक्चर में हो जाएगा। तो टोटल 7 लेक्चर्स विल बी देयर फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो आज इसका थर्ड है, इस वीक में भी एक और होगा, तो 4 लेक्चर्स और 3 अगले वीक। तो अगले वीक हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की यदि हम बात करें बच्चों, तो इसका मतलब क्या है भाई, हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया हमारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कि एक्चुअली इवोल्यूशन है क्या। ठीक है, लेकिन वास्तव में इवोल्यूशन हो रहा है जैसा कि ऑपर इन हेल्डन ने बोला कि भाई शुरुआत में सिर्फ एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ था, उससे फिर एक सिंगल यूकैरियोटिक सेल्ड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ और फिर बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए और लगातार अभी भी डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। कुछ पुरानी स्पीशीज एलिमिनेट एक्सटिंक्ट हो जाती है, कुछ नई स्पीशीज इवॉल्व होती है, ओरिजिनेट होती है। दिस इज इवोल्यूशन, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो लगातार चलता रहता है, चल रहा था, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ये माना जाता है।
तो भाई वास्तव में इवोल्यूशन हो रहा है ये हम कैसे मान लें? हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, हर चीज के पीछे क्यों, कैसे, है ना, ये लगना बहुत जरूरी है। तो भाई आप एक्सप्लेन करो, आप प्रूफ दो हमें कि इवोल्यूशन हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए एज ए साइंस स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि भाई कैसे पता चलेगा कि इवोल्यूशन हो रहा है, उसका प्रूफ क्या है, वही हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। एविडेंसेस यानी कि प्रूफ्स ऑफ इवोल्यूशन, प्रूफ्स दैट सपोर्ट कि इवोल्यूशन हो रहा है। अब वो कौन कौन से एविडेंसेस हैं जिनके थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ कि भाई इवोल्यूशन हो रहा है, वो यहां पर मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंसेस होते हैं बच्चों, वो होते हैं पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब होता है एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? रेमिनेंट्स ऑफ डेड और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या तो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर जो डेड भी हो चुके हैं, डेड एनिमल्स, डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट्स के जो रिमेन्स बच जाते हैं बच्चों मिट्टी में दबे हुए, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स को सबसे अच्छा हम मानते हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन बच्चों। और फॉसिल्स के थ्रू जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, उन एविडेंसेस को हम पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। व्हाई? क्योंकि स्टडी ऑफ फॉसिल्स कहलाती है पेलेंटोलॉजी बच्चों। देन उसके बाद जो हम दूसरी कैटेगरी ऑफ एविडेंसेस देखेंगे, वो देखेंगे बच्चों एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बच्चों। तो जो पास्ट ऑर्गेनिजम्स रहे हैं और जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें या उनके बारे में स्टडी करें, तो भी हमें बहुत सारे रिलेशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी बच्चों इन द एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स, विच ऑल्सो प्रूव्स कि हाँ भाई इवोल्यूशन हो रहा है ना। यदि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में यदि हम देखें कि भाई जो पास्ट ऑर्गेनिज्म था वो कुछ अलग था और आज का कुछ अलग है, इसका मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं, और ये चेंज ही किसको डिनोट करता है? ये चेंज ही तो इवोल्यूशन को डिनोट करता है बच्चों। तो ये जो एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से एविडेंसेस, फर्दर कुछ सब टाइप्स हैं बच्चों। होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिंग एंड मिसिंग लिंक्स के बारे में हम बात करेंगे, एटाविज्म के बारे में हम बात करेंगे, और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में भी हम बात करेंगे बच्चों। कनेक्टिंग लिंक्स के साथ साथ वहीं पर हम लिविंग फॉसिल्स के कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ एविडेंसेस में हम क्या देखेंगे बच्चों? एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अडैप्टिव रेडिएशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है फ्रिक्वेंटली बच्चों, है ना। और इस पार्ट को समझने में दिक्कत भी होती है कि अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है। बच्चे इसमें डेफिनेटली कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो बहुत तरीके से, बहुत कंसेप्चुअली लेकिन इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था, इवोल्यूशन को यदि हम एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ें तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है। 12th सीबीएसई बोर्ड्स में अब वैसे ये मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, नीट के सिलेबस में अभी भी है, तो हमें ध्यान से पढ़ना है बच्चों। फिर एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, लास्ट में ये और एविडेंसेस हम देखेंगे कि भाई हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स है या जो फंक्शनलिटीज है हमारी बॉडी के अंदर, जो फंक्शंस हो रहे हैं, उनको हम मिलाकर क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। जो भी फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उसकी फिजियोलॉजी है ना। इसी तरह से जितने भी केमिकल चेंजेस या जो केमिकल्स हमारे अंदर है, दे ऑल कलेक्टिवली रेफर टू व्हाट? बायोकेमिस्ट्री। तो यदि हम ऑर्गेनिजम्स की बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को भी कंपेयर करें और स्टडी करें, तो हमें एविडेंस मिल जाएंगे इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करेंगे पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल रिकॉर्ड से जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले आज बात करेंगे। चलो भाई, तो बात करते हैं सबसे पहले पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो जैसा मैंने भी आपको बोला कि पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स। फॉसिल्स की मदद से जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, उनको हम पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं बच्चों। पेलेंटोलॉजी वर्ड का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, उसको हम पेलेंटोलॉजी कहते हैं। पेलेंटोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा काम या फॉसिल्स के ऊपर सबसे ज्यादा काम शुरुआत में किसने किया बच्चों? लियोनार्डो डा विंसी। इसीलिए उनको ये क्रेडिट भी दिया जाता है और क्या बोला जाता है उनको? फादर ऑफ पेलेंटोलॉजी। टाइटैनिक वाला लियोनार्डो डा कैप्रियो नहीं है, ये लियोनार्डो डा विंसी है बच्चों, तो नाम याद रखना, है ना, डी कैप्रियो मत कर देना। फादर ऑफ पेलेंटोलॉजी लियोनार्डो डा विंसी। मॉडर्न पेलेंटोलॉजी का क्रेडिट किसको दिया जाता है बच्चों? जॉर्ज क्यूवर ने काफी काम किया इन द मॉडर्न एरा, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न पेलेंटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ पेलेंटोलॉजी में लियोनार्डो डा विंसी और फादर ऑफ मॉडर्न पेलेंटोलॉजी में
जॉर्ज क्यूवियर का नाम हमें याद रखना है। क्यूवियर हम पहले भी बात कर चुके हैं इन दी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में, ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन की, ओरिजिन ऑफ लाइफ की एंशिएंट थ्योरीज के अंदर बच्चों। यदि हम इंडियन पैलेंटोलॉजी की बात करें तो इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर आता है बच्चों वो है बिरबल साहनी का नाम, है ना। फेमस इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट ये रहे हैं, इनके नाम पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी भी है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, कहाँ पर, लखनऊ के अंदर। पेलियोबॉटनी जिसमें हम सिर्फ बोटैनिकल फॉसिल्स के बारे में यानी कि प्लांट ओरिजिन के फॉसिल्स के बारे में ही बात करते हैं बच्चों। फॉसिल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फॉसिल्स आर नथिंग बट इंप्रेशंस ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन रॉक्स, है ना। कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जब रॉक्स में दब जाता है तो विद टाइम जो उसका ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो यूजुअली डिकम्पोज हो जाता है, जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिमेन्स, है ना। मोस्ट कॉमन यही फॉसिल्स होते हैं। कई बार उनके इम्प्रिंट्स रह जाते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म नहीं है लेकिन सिर्फ एक छाप छूट गई उसकी, जिससे हमें पता लग जाता है कि भाई वो किस तरह का दिखता होगा, वो अपने आप में एक फॉसिल है जो रॉक के ऊपर उसका इम्प्रिंट रह गया है बच्चों। तो दीज आर फॉसिल्स। कैसे डिफाइन करेंगे? इंप्रेशंस ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन रॉक्स। अब यदि हमें फॉसिल्स समझने हैं तो उसके पहले बच्चों टाइप्स ऑफ रॉक्स हमें पता होनी चाहिए, है ना। बहुत बेसिक सी है, ज्योग्राफी में आप पढ़ भी चुके हो पहले लोअर क्लासेस में। वापस से पुराने दिन ताजा हो जाएंगे, आपके पुरानी यादें ताजा हो जाएगी ज्योग्राफी की। 3 तरह की रॉक्स हमें देखनी बच्चों। सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई कौन सी टाइप की रॉक्स में आपको फॉसिल्स सबसे ज्यादा कॉमनली मिलते हैं, या फिर उल्टा आ सकता है कौन सी टाइप की रॉक्स में आपको फॉसिल सबसे कम मिलते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है बच्चों? दीज आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स लाइक सैंड, लाइम एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स व्हिच ग्रेजुअली चेंज इनटू हार्ड रॉक्स। इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है बच्चों? लेयर। स्ट्रेटा मींस लेयर। तो कैसे समझोगे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं? देखो बच्चों, आपने कई बार, जैसे हम कई बार अखबार पढ़ते हैं तो भी आपके नोटिस में आया होगा, कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो हिस्टोरिकल चीजों की खोज वगैरह करते हैं, तो कई बार न्यूज में आता है कि हाँ कि भाई एक जगह पर जब खुदाई की गई तो नीचे पूरा का पूरा शहर मिला, नीचे पूरा एक मंदिर मिला, है ना। ये सारी चीजें अपने को सुनने को मिलती है। और कई बार अपन फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक पुराने जानवर का कंकाल मिला, स्केलेटन मिला। इसका मतलब क्या है? यदि खुदाई करने पर, नीचे डीप जाने पर हमें कोई मॉन्यूमेंट मिल रहा है, कोई मंदिर मिल रहा है, कोई शहर मिल रहा है, इसका मतलब आज से कई साल पहले वो जो खुदाई करने के बाद हम नीचे गए हैं, वो वाला पार्ट अर्थ के सरफेस पे था, वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड था, है ना। तभी तो उस सिटी में लोग रहे होंगे, वो अंदर थोड़ी पाताल में रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या, जब वहां पर वो एरा निकल गया तो उसके ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर डिपॉजिट हो गई, ठीक है। सैंड की लेयर्स डिपॉजिट हो गई, और अब कहीं ना कहीं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है उसकी थिकनेस बढ़ गई है, क्रस्ट की थिकनेस बढ़ गई है, और हम ऊपर की लेयर पे रह रहे हैं। हमारे नीचे बहुत सारी लेयर्स जो है अर्थ क्रस्ट की, वो नीचे जा चुकी है, जिन पे पहले कभी लाइफ थी। तो ऐसे एक के ऊपर एक जैसे जैसे टाइम निकलता है विद ईच एरा, हम देखते हैं कि सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता जाता है बच्चों, और ये कंप्रेस होते जाते हैं, रॉक्स बनाते जाते हैं, और इन्हीं रॉक्स को बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड, लाइम ये जो बनती है बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स में यदि हम खुदाई करेंगे तो जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे हमें और ज्यादा पुराने फॉसिल्स मिलने के चांसेस होंगे बच्चों, क्योंकि जो पहले मर गए होंगे वो आज की तारीख में जमीन के नीचे दबे हुए हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें बच्चों। और जितना नीचे आप जाओगे उतना ही पुराना आपको फॉसिल वहां पर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2 जगह खुदाई की गई, एक जगह मान लो आपसे कहा कि 10,000 फीट पे हमें फॉसिल मिला, और एक जगह 5,000 फीट की गहराई पर फॉसिल मिला, कौन सा फॉसिल ज्यादा पुराना होगा? तो 10,000 फीट वाला, क्योंकि वो पहले दबा होगा। 5,000 फीट वाला ऊपर है, यानी वो बाद में दबा होगा, वो बाद में अर्थ के ऊपर रहा है इन कंपैरिजन टू द ऑर्गेनिज्म जो कि 10,000 पहले जिसका फॉसिल है, जिसका पुराना। आगे बात समझ में क्लियर है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? दीज आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट लाइक सैंड, लाइम एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स व्हिच ग्रेजुअली चेंज इनटू हार्ड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। एग्जांपल्स बच्चों, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन इनके एग्जांपल्स हैं। फॉसिल्स आर यूजुअली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कारण समझ में आ गया होगा, जो मोस्ट कॉमन रॉक्स है जिनके अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, या फॉसिल्स आर मोस्ट कॉमनली कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? आंसर विल बी सेडिमेंट्री रॉक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही सबसे ज्यादा कॉमनली हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं बच्चों। सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स की बात करेंगे बच्चों, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है बच्चों? दीज आर फॉर्म्ड बाय हार्डन्ड वोल्केनिक इरप्शंस। ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है बच्चों, गरम गरम, वो जब जम जाता है ठंडा होकर,
तो रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो रॉक्स ज्वालामुखी गर्म ज्वाले से जो गर्म लावा होता है उससे बनती है बच्चों, वोल्केनिक इरप्शंस से बनती है, उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल आपके घरों में यूज भी होता है बच्चों, ग्रेनाइट रॉक्स, है ना। तो जनरली दीज डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे होंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा कि वहाँ पर एनिमल्स में, है ना। इस तरह से प्लांट्स का वहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता है, डिफिकल्ट होता है। तो यूजुअली वोल्केनो एक्टिव वोल्केनोज जो होते हैं बच्चों, उनके आसपास आपको यूजुअली प्लांट्स भी कम मिलेंगे, एनिमल लाइफ भी कम मिलेगी, और ऑब्वियसली जब वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स ही कम मिल रहे हैं तो फॉसिल्स मिलने के चांसेस भी सबसे कम होते हैं बच्चों। तो इग्नियस रॉक्स में जनरली हमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये कैसे बनती है बच्चों? मेटामॉर्फोसिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? चेंज अगेन। जैसा आप पढ़ते हो ना, टेडपोल टू फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस, लार्वल टू एडल्ट स्टेज। तो यहाँ पर भी ये जो मेटामॉर्फिक रॉक में मेटामॉर्फिक वर्ड आ रहा है, ये चेंज को डिनोट करेगा। यदि हम किसी तरह से सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें, तो ये जो मॉडिफाइड सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स होगी, इन्हीं को ही हम फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलेंगे। कैसे चेंज हो सकती है इनकी प्रॉपर्टीज? बाय चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है कैसे बनती है? मान लो कोई सेडिमेंट्री रॉक है धरती के नीचे, वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया किसी कारण से, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज, जो सेडिमेंट्री रॉक थी उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे और वो एक मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो जाएगी। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फोसिस ऑफ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स ड्यू टू प्रेशर, हीट एटसेट्रा। एग्जांपल्स, मार्बल बहुत कॉमनली यूज होता है बच्चों घरों में, तो वो जो मार्बल है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? दैट मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? ठीक। तो ये तीनों टाइप के रॉक्स जिनका हमें पता होना चाहिए हमने देख लिया। सबसे कॉमनली किसमें फॉसिल मिलेंगे? सेडिमेंट्री में। लीस्ट पॉसिबिलिटी किसमें होती है बच्चों? लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है इग्नियस रॉक्स के अंदर। अब टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की बात करते हैं अपन। कौन कौन से कॉमन टाइप्स ऑफ फॉसिल्स होते हैं बच्चों, और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के फॉसिल्स कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन भी यहां पर हम कवर करेंगे। दोनों पूछे जाते हैं। तो पहले तो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। ऑल्टरेशन का मतलब अगेन चेंज, है ना। अनऑल्टर्ड जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ हो, ऐसा फॉसिल जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल हमें मिला है वो बिल्कुल ऑर्गेनिज्म की तरह प्रिजर्व्ड है, जैसे एक जिंदा ऑर्गेनिज्म था वैसा का वैसा आज भी उसकी डेड बॉडी प्रिजर्व है बच्चों, तो फिर हम उस फॉसिल को क्या कहेंगे? अनऑल्टर्ड फॉसिल। यूजुअली ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? बिल्कुल ठंडे इलाकों में, जहां पर बर्फ के नीचे कोई डेड ऑर्गेनिज्म दब गया हो। इतने लो टेम्परेचर्स पे डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी नहीं होता है, इस कारण से जो बर्फ के नीचे दब जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, यदि बाद में खुदाई में वो मिलते हैं तो वो कई बार एज इट इज उनकी पूरी की पूरी बॉडी वहां पर प्रिजर्व्ड मिल जाती है। इस तरह के फॉसिल्स क्या कहलाते हैं? अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। और इस तरह के फॉसिल्स में हमें कौन मिले थे बच्चों? वुली मेमथ्स, है ना। जायंट हाथी हम इनको कह सकते हैं, हाथी की तरह होते हैं लेकिन बहुत बड़े थे हाथी के कंपेरिजन में, है ना। इनके अनऑल्टर्ड पूरा का पूरा मेमोथ हमें मिला है बच्चों पोलर रीजन से, ठीक है। जस्ट इमेजिन। इसी तरह से वुली राइनोज, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं दोनों बच्चों। मेमोस जो एलिफेंट्स के जायंट रूप थे, और वुली राइनोज राइनोसरस जो अभी मिलते हैं उनके जायंट रूप थे बच्चों, जो कि अब वास्तव में इस समय धरती पर नहीं है, लेकिन हाँ इनके अनऑल्टर्ड फॉसिल्स हमें पोलर रीजन से मिले, जिनसे ये प्रूव हुआ कि हाँ ये एग्जिस्ट करते थे, है ना। एंड देयर हैज बीन चेंज, देयर हैज बीन एक्सटिंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशन के सपोर्ट में एविडेंस है ना। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो वुली मेमोस और वुली राइनोस के हमें क्या मिल चुके हैं बच्चों? अनऑल्टर्ड फॉसिल्स मिल चुके हैं इन साइबेरिया, है ना। यहाँ पर ठंडा इलाका है, पोलर रीजन्स में है बच्चों, तो साइबेरिया से हमें ये मिले हैं। वन ऑफ द मोस्ट हम कह सकते हैं कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। फिर पेट्रिफाइड फॉसिल्स, ये बच्चों सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के फॉसिल्स होते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं खुदाई में। जो फॉसिल्स मिलते हैं वो पेट्रिफाइड ही होते हैं। पेट्रिफाइड का मतलब क्या है बच्चों? दीज आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म बाय मिनरल्स। मान लो किसी इंसान की डेथ हुई और उसको हमने मिट्टी के नीचे दफना दिया, ठीक है। होगा क्या? इंसान की बॉडी में जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा, जितना भी हमारा ऊपर का टिश्यू है, स्किन, मसल, फेट, ये सब ऑर्गेनिक पार्ट है बच्चों, ये तो डिकम्पोज हो जाएगा। विद टाइम इसको माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देंगे और ये पूरी तरह से वहां से खत्म हो जाएगा। बचेगी क्या? हड्डियां, बोन्स, जिनका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक पार्ट है हड्डियों में, है ना। हम कहते हैं 50% के आसपास तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट्स हैं, फिर करीब 25 से 30% ऑर्गेनिक मैटर और करीब 25% के आसपास पानी।
जो वाटर वाला पार्ट होगा हड्डियों का वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, चला गया, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक पार्ट है करीब 25% हड्डियों में वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो भी हट गया। तो अब जो हड्डियां रह जाएगी उनमें 50% जो इनऑर्गेनिक पार्ट था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, उनका कुछ नहीं बिगड़ना, वो एज इट इज है। और जहां जहां पर ऑर्गेनिक पार्ट और वाटर कंटेंट था हड्डियों में, तो वाटर इवेपोरेट हो चुका है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, तो उन जगह पर कैविटीज बन जाएगी उन हड्डियों में। अब क्योंकि ये हड्डियां इस समय मिट्टी के नीचे दबी हुई है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी में जो मिनरल्स हैं बच्चों, जो सॉल्ट्स हैं, इनसोल्युबल सॉल्ट्स, वो वहां पर धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएंगे इन कैविटीज के अंदर जो हड्डियों में बन गई है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एंड विद टाइम, विद मेनी ईयर्स, ओवर मेनी ईयर्स, ये जो हड्डियां हैं पूरी तरह से मिनरलाइज्ड हो जाएंगी, पूरी तरह से मिनरलाइज्ड हो जाएंगी बच्चों। आगे बात समझ में? तो फिर इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये जो जैसे बोन्स की अभी हमने बात करी, तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरी तरह से मिनरल से रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो डिकम्पोज हो जाता है और उसकी जगह मिनरल्स ले लेते हैं फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम द सैंड, ठीक है। तो इसी कारण से, क्योंकि अब इनमें पूरा का पूरा कंटेंट इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जिनका कुछ नहीं बिगड़ना ओवर लैक्स ऑफ ईयर्स, इसीलिए ये इतने लाखों सालों में भी प्रिजर्व मिलते हैं। और जो चीज इतने लाखों सालों तक प्रिजर्व रहेगी, खुदाई में सबसे पहले मिलती भी वही है, सबसे ज्यादा चांसेस भी मिलने के उसी के होते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो यूजुअली फॉसिल्स के फॉर्म में जो हमें सबसे कॉमन फॉसिल्स देखने को मिलते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? पेट्रिफाइड फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। तो पेट्रिफाइड फॉसिल्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म बाय मिनरल्स। These are the most common type of fossils. These fossils generally consist of bones, teeth, shells and other mineralized hard parts of extinct. तो जनरली जो भी हार्ड पार्ट्स होते हैं जिनमें इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है बच्चों हमारी बॉडी के या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, उनके पेट्रिफाइड फॉसिल्स के फॉर्म में मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फॉसिल्स देखेंगे बच्चों, मोल्ड फॉसिल्स, और इन्हीं से रिलेटेड जो फोर्थ टाइप के हैं वो भी होते हैं, दैट इज कास्ट फॉसिल्स। दोनों में अंतर क्या होता है देख लेते हैं बच्चों। मोल्ड सांचा है ना, मान लो आपको कोई पर्टिकुलर शेप की चीज बनानी है, कई बार आप क्ले वगैरह जब यूज करते हो, मान लो आपको स्टार शेप, स्टार बनाना है क्ले से, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? स्टार शेप का एक मोल्ड यूज करते हो, है ना, एक होलो स्ट्रक्चर यूज करोगे, फिर क्ले पे जब आप उसको प्रेस करोगे तो आपको बिल्कुल स्टार बन जाएगा क्ले से, है ना। तो यहां पर ये जो स्टार का शेप आपने यूज किया, एक होलो शेप, ये एक तरह का मोल्ड है बच्चों, ये मोल्ड है। आगे बात समझ में? तो मोल्ड फॉसिल्स ओनली एन इंप्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज प्रिजर्व्ड इन वेट सॉइल। तो कैसे बनते हैं मोल्ड फॉसिल्स? मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में दब गया, दबने के बाद मान लो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑर्गेनिक था, है ना, कोई लोअर ऑर्गेनिज्म था जिसमें ओनली सॉफ्ट टिश्यूज थे, कोई मिनरलाइज्ड टिश्यू उसकी बॉडी में नहीं था, ना के बराबर था। तो क्या होगा, विद टाइम वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा अंदर से। तो जहां पर अंदर मिट्टी में उसकी बॉडी थी, वो बॉडी वाला पार्ट तो वहां से हट गया, डिकम्पोज हो गया है क्योंकि खत्म हो गया है। तो जहां पर पहले उसकी बॉडी थी वहां पर अब एक होलो पार्ट रह जाएगा अंदर, है ना। मान लो विद टाइम ये मिट्टी सूख गई, अब इस मिट्टी को मैं तोड़ता हूं, सूखी मिट्टी को, तो अंदर मेरे को एक होलो पार्ट मिलेगा जिसका एक्सटर्नल शेप बिल्कुल उस ऑर्गेनिज्म की, उस एनिमल की बॉडी के एक्सटर्नल शेप को रिजेंबल करेगा जो उसके अंदर दबकर मर गया था या मरने के बाद उसके अंदर दब गया था, है ना। तो ये जो एक्सटर्नल शेप हमें मिल रहा है होलो फॉर्म में, होलो कैविटी के फॉर्म में, मिट्टी में या रॉक के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट इज नोन एज अ मोल्ड फॉसिल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, नहीं हो तो बेटा बोल देना, और आ रहा हो तो क्लियर लिख दिया करो चैट में, ठीक है, कोई भी डाउट हो बता दिया करो। अब कास्ट फॉसिल, मैंने कहा था इन्हीं से रिलेटेड है। विद टाइम यदि शुरुआत में जल्दी हमने मोल्ड फॉसिल को खोज लिया तो यूजुअली मोल्ड के फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, कई साल यदि निकल जाएं, कई लाखों साल निकल के, तो धीरे धीरे आसपास की मिट्टी में से पानी के साथ डिजोल्व होकर या पानी के साथ मिलकर इस कैविटी में सोल्ट्स के फिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे हो सकता है कि इस मोल्ड के अंदर सोल्ट्स की फिलिंग हो जाए या सैंड की फिलिंग हो जाए, और वो फिर कंप्रेस होकर हार्ड बन जाए। अब यदि मैं इस मिट्टी को तोड़ूंगा तो मेरे को अब अंदर होलो कैविटी ना मिलके, वो जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर दबकर मर गया था या मरने के बाद दब गया था, अब उसका जो शेप है वो हमें सॉलिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा, है ना। अब ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो हमें इसके अंदर मिल रहा है वो मोल्ड फॉसिल नहीं कहलाएगा, वो कास्ट फॉसिल कहलाएगा। लेकिन जो कास्ट फॉसिल हमें मिला है ये पूरी की पूरी तरीके से किसका बना हुआ है? मिनरल्स या सैंड का बना हुआ है बच्चों, है ना। यहां पर बॉडी का कुछ पार्ट मिनरल से रिप्लेस नहीं हुआ है, पूरा का पूरा
जो ऑर्गेनिज्म था वो पहले डिकम्पोज हुआ, बीच में एक होलो कैविटी बनी, उस होलो कैविटी में डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स हो रहा है, इसलिए इसको पेट्रिफाइड फॉसिल नहीं कह रहे। पेट्रिफाइड फॉसिल में ऑलरेडी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका भी कुछ पार्ट होता है, और ऑर्गेनिक पार्ट जो डिकम्पोज हुआ उसको मिनरल्स रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, सिर्फ होलो कैविटी थी। शुरुआत में मोल्ड फॉसिल बनेगा जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कास्ट फॉसिल में। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय फिलिंग ऑफ मिनरल्स इन दी मोल्ड। प्रिंट फॉसिल जो मैंने अभी शुरुआत में बात करी थी कि जरूरी नहीं है कि हमें किसी ऑर्गेनिज्म का रेमिनेंट मिले ही मिले फॉसिल में, है ना। यदि हम गीली मिट्टी में चलकर जाएंगे तो हमारे पैरों की छाप उस पर बन जाएगी, मिट्टी सूखने के बाद वो वहां पर परमानेंट हो जाएगी। ऊपर सैंड की लेयर आ भी जाए तो भी अंदर वो छाप बनी रहेगी और खुदाई में मिलेगी हमें। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो छाप छूट जाती है गीली मिट्टी पे, जो बाद में सूख जाती है और रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो जाती है, इनको हम कहते हैं बच्चों प्रिंट फॉसिल्स। दीज आर कॉल्ड एज प्रिंट फॉसिल्स। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय फॉसिलाइजेशन ऑफ फुटप्रिंट्स और प्रिंट्स ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स मेड इन सॉफ्ट मड। लास्ट टाइप ऑफ फॉसिल्स जो हमें याद रखने हैं बच्चों, सिक्स्थ टाइप ऑफ फॉसिल्स, दे आर कोप्रोलाइट्स। कोप्रो वर्ड रेफर्स टू एक्सक्रीटा, है ना, फीसेस। तो कोप्रोलाइट्स क्या होते हैं, द फॉसिल्स ऑफ फीकल मैटर और रेक्टल कंटेंट आर कॉल्ड कोप्रोलाइट्स। कई बार जो फीकल मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है ऑर्गेनिजम्स का, वो भी रॉक्स के अंदर प्रिजर्व रह जाता है, खुदाई में मिलता है हमें। और ये जो फीकल मटेरियल या एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं, इन फॉसिल्स को हम कहते हैं बच्चों कोप्रोलाइट्स। क्या सिग्निफिकेंस है इनकी? इनकी यदि हम केमिकल नेचर को एनालाइज करें, इनको स्टडी करें कि भाई इन ये जो हमें कोप्रोलाइट्स मिले इनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म का कोप्रोलाइट हमें मिला है उसकी फीडिंग हैबिट, खाने की हैबिट क्या रही होगी, वो किस तरह का खाना खाता होगा बच्चों। दीज कोप्रोलाइट्स इंडिकेट द फीडिंग हैबिट ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स हमने देख लिया। कौन सी रॉक्स में मोस्ट कॉमनली हमें फॉसिल्स मिलते हैं, किन में लीस्ट कॉमनली मिलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स कौन से होते हैं, फॉसिल्स एक्चुअली होते क्या हैं, है ना, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। यदि पूछा जाए सबसे अच्छे एविडेंसेस, बेस्ट एविडेंसेस कौन से एवोल्यूशन के, तो आंसर फॉसिल्स ही देना है बच्चों आपको। एक और अपडेट देना चाहूँगा बच्चों, अपने जितने भी लाइव लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उनकी पूरी लाइब्रेरी को ऐप के ऊपर भी कल अपडेट कर दिया गया है। ऐप इस समय थोड़ा सा मेंटेनेंस में है, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है ऐप का, तो पिछले 4-5 लेक्चर्स के नोट्स भी अपलोड नहीं हो पाए, वो भी आज आपके अपलोड हो जाएंगे। तो ऑल द नोट्स विल बी अपडेटेड टुडे, ऑल द लेक्चर्स हैव बीन अपडेटेड ऑन दी ऐप। जो रिवीजन लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी के वो बहुत सारे तो उस पर डले हुए हैं, 10, 12, 13 चैप्टर्स के। अब हम रिवीजन लेक्चर्स को वापस से स्टार्ट करेंगे, तो अब जो रिवीजन लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो वन शॉट मिलेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ये तो हम डिटेल्ड लेक्चर्स देख रहे हैं अभी, है ना, इनको करने के बाद तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ बायोलॉजी में। बट जो बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें तो लास्ट मोमेंट के हिसाब से सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा दो, तो उनका भी प्रोविजन लेकर मैं साथ में चल रहा हूँ। 10-12 चैप्टर्स के सिर्फ एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हमने ऑलरेडी लेक्चर्स ऐप के ऊपर भी डाल रखे हैं, चैनल पे भी मिल जाएंगे, और जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनको भी हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अब वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें एनसीईआरटी के बाहर से बिल्कुल ही नहीं आता या आने के चांसेस है ही नहीं, उनको हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। और जहाँ पर ज़्यादा जरूरी है कि भाई ये तो पढ़ने डिटेल में, तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो डिटेल्ड लेक्चर्स भी हम सारे चैप्टर्स के करेंगे, एनसीईआरटी से भी हम सारे चैप्टर्स करेंगे। अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर्स में लास्ट मोमेंट पे नोट्स रिवाइज करके जाने और कौन से में सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करके जाने। ठीक है, तो कुछ नोट्स जो अभी अपडेट नहीं हुए वो भी आज अपडेट हो जाएंगे। इस वीक के टाइम टेबल में कुछ चेंजेस हैं बच्चों, यूजुअली आपको पता है हर वीक टाइम टेबल में कुछ चेंजेस हो ही जाते हैं बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, है ना, तो इमरजेंसी सर्जरीज आ जाती है, जाना पड़ता है, तो कल भी जाना पड़ा था जिस कारण से कल अपना लेक्चर नहीं हुआ था, तो उस कारण से अब जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनका शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है। आज भी जैसे एक लेक्चर एवोल्यूशन का था, सेकेंड बॉडी फ्लूइड्स का था, तो आज हमने ये एवोल्यूशन का तो लिया है, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर आज एवोल्यूशन का बॉडी फ्लूइड्स का न लेके आज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का होगा, है ना। कल परसों के लेक्चर्स में भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है बच्चों, तो वो आपको टाइम टेबल भी अभी अपडेट कर दिया जाएगा।
ठीक है, आज टाइम टेबल जो रिवाइज टाइम टेबल है वो भी मिल जाएगा। डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल मान लो हमें मिला खुदाई में, है ना। अब मुझे ये पता लगाना है कि जिस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मुझे मिला है, ये ऑर्गेनिज्म इस धरती पर कब रहा होगा, कितने साल पुराना है ये फॉसिल, वो कैसे पता लगाऊंगा। तो फॉसिल्स की एज पता करने को हम क्या कहते हैं, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, है ना। फॉसिल्स की डेटिंग उसको कहा जाता है। तो इट रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ द करेक्ट एज ऑफ फॉसिल्स बाय डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द फॉसिल इटसेल्फ और ऑफ द रॉक्स इन विच द फॉसिल्स आर फाउंड। दो तरीके से हम फॉसिल की एज पता कर सकते हैं, या तो फॉसिल खुद जो हमें मिला उसकी एज हम पता कर लें वो कितना पुराना है, उसकी नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जिस रॉक में वो मिला यदि उस रॉक की एज में पता कर लो तो ऑब्वियसली वो रॉक तभी रही होगी, तभी फॉर्म हुई होगी जब वो ऑर्गेनिज्म था, क्योंकि उसके दबने के बाद ही तो वो लेयर्स कॉम्पैक्ट होकर कंप्रेस होकर रॉक बनाती है, बाद में तो बनी है रॉक उस ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद। तो ऑलमोस्ट जो भी रॉक की एज होगी, जितनी पुरानी रॉक होगी, वही अप्रोक्सीमेटली एज किसकी होगी, उस फॉसिल की, उतना ही पुराना वो फॉसिल होगा। तो दो तरीके से हम डेटिंग कर सकते हैं, आइदर बाय एस्टिमेटिंग द एज ऑफ द फॉसिल और बाय एस्टिमेटिंग द एज ऑफ द रॉक जिसमें वो फॉसिल मिला है बच्चों। अब इसके लिए क्या क्या तरीके हैं, इंपॉर्टेंट है ये देखना। तो देर आर टू मेन मेथड्स ऑफ डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, दो मेन तरीके यूज किए जाते हैं, एक रेडियो एक्टिव मेथड यूज करते हैं बच्चों और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। रेडियो एक्टिव मेथड के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बट कंसेप्चुअली और तरीके से भी पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। जो दूसरा मेथड है इसके बारे में पास्ट में एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और इसके बारे में शायद आपने नहीं भी सुना होगा तो वो मैं बता दूंगा, इसके बारे में एक दो लाइनें पता होनी चाहिए क्या होता है, अभी देख लेंगे हम। पहले हम बात करेंगे बच्चों रेडियो एक्टिव मेथड की। इट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड इट्स नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द फॉसिल्स और रॉक्स। ज्यादातर रॉक्स में आपको कुछ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल या एलिमेंट्स मिलेंगे बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो लगातार डिसइंटीग्रेट होते हैं बच्चों, है ना, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव का पोटेशियम आइसोटोप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रेडियो एक्टिव कार्बन भी आपको मिल जाएगा, कार्बन के जैसे दो आइसोटोपिक फॉर्म्स हम बोलते हैं बच्चों, C12 C14, C14 में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होती है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रॉक्स के अंदर मिल जाएंगे बच्चों। अब लगातार ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, क्यों डिसइंटीग्रेट होते हैं, इनका जो फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होता है और इनकी हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि अपने अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में जाना। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने अनस्टेबल से डिसइंटीग्रेट होकर स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करते हैं, तो लगातार अनस्टेबल टू स्टेबल कुछ पार्ट इनका कन्वर्ट होता रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रॉक है जिसके अंदर 100 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल था शुरुआत में, है ना, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल था। अब जब हमें रॉक मिली, है ना, जब हमें फॉसिल मिला तो हमने देखा उस रॉक की कंपोजिशन को हमने एनालाइज किया, तो हमने देखा ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल था इसका 50 ग्राम तो हमें रेडियो एक्टिव फॉर्म में मिल रहा है और 50 ग्राम मेरे को इसका नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म मिल रहा है। मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया उस रॉक के अंदर, 50 रेडियो एक्टिव फॉर्म में, 50 ग्राम नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म में। इसका मतलब टोटल मिला के शुरुआत में इस रॉक में रेडियो एक्टिव मटीरियल कितना रहा होगा, 100 ग्राम, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब आज की तारीख में जब मेरे को ये रॉक मिली है तो 50% ऑफ द मटेरियल, 100 ग्राम का 50% कितना हो जाएगा, 50 ग्राम, वो अपने स्टेबल फॉर्म में डिसइंटीग्रेट हो चुका है, यानी कि आधा मटेरियल अपने स्टेबल फॉर्म में टूट गया है और लगातार अभी अपने स्टेबल फॉर्म में टूट रहा है वो, है ना, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो ये इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, यदि मैं ये पता लगा लूं कि 50% ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल कितने समय में अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो मेरे को एज ऑफ रॉक पता चल जाएगी। मान लो मुझे पता है कि ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये करीब 1 लाख साल में 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वो टाइम जिसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल 50% डिसइंटीग्रेट हो जाता है वो समय कहलाता है उसका हाफ लाइफ। तो यहां पर जो अपन ने रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मान लो उसकी हाफ लाइफ 1 लाख ईयर्स, यानी कि 1 लाख साल में वो आधा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और मुझे जो रॉक मिली उसमें 50% रेडियो एक्टिव 50% नॉन रेडियो एक्टिव टाइप मिल रहा है उस एलिमेंट का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी एक हाफ लाइफ पूरी हो चुकी है, ये आधा डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ठीक। और हाफ लाइफ मुझे पता है उस एलिमेंट की 1 लाख साल, तो मैं कह सकता हूं ये रॉक, यानी कि वो फॉसिल जो उस रॉक में मिला है करीब 1 लाख साल पुराना है, ये ऑर्गेनिज्म इस धरती पर 1 लाख साल पहले रहा होगा। इसी तरीके से मान लो इन द सेम रॉक मेरे को 75 ग्राम तो मिल रहा है नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल
और 25 ग्राम मेरे को मिल रहा है रेडियो एक्टिव मटीरियल। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना रहा होगा, अगेन 100 रहा होगा। पहले 100 में से आधा टूटा, 50, फिर जो रिमेनिंग 50 था उसका फिर आधा टूटा, तो 50 का आधा 25, वो और स्टेबल में कन्वर्ट हो गया नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म में। तो अब नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म 75 हो गया और रेडियो एक्टिव फॉर्म कितना रह गया, 25। तो 2 बार आधा आधा टूट चुका है, पहले 100 का आधा टूटेगा तो 50, और फिर 50 जो रिमेनिंग है उसका आधा टूटेगा तो 25 रह गया, और 75 स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म में। कितनी हाफ लाइफ हो गई, 2 हाफ लाइफ हो गई। 2 हाफ लाइफ का मतलब 1 हाफ लाइफ 1 लाख साल। यदि जिस समय मेरे को फॉसिल मिला उस समय रॉक में मान लो 25 ग्राम रेडियो एक्टिव मटीरियल है और उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का 75 ग्राम स्टेबल फॉर्म है, तो इसका मतलब 2 हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। इसका मतलब ये रॉक इस एलिमेंट की जो 2 हाफ लाइफ के बराबर का समय उतनी पुरानी है। 2 हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी इस मटीरियल की, 2 लाख साल। इसका मतलब ये जो फॉसिल मेरे को इस रॉक में मिला है करीब 2 लाख साल पुराना है। आई बात समझ में, रेडियो एक्टिविटी मेथड से हम किस तरीके से डेटिंग ऑफ फॉसिल्स करते हैं बच्चों, क्लियर। अब इसमें जो कॉमन आइसोटॉप्स हमें रॉक्स के अंदर मिलते हैं बच्चों, है ना, जिनकी डेटिंग से हम रॉक की डेटिंग करते हैं, उनमें रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, यूरेनियम 238। हाफ लाइफ कितनी होती है बच्चों इसकी, 4.5 बिलियन ईयर्स। अब हमारी अर्थ जो है बच्चों वही इतनी पुरानी है, तो यूजुअली यूरेनियम का यूज हम डेटिंग ऑफ फॉसिल्स में नहीं करते, बहुत पुराने फॉसिल्स के लिए यूज करेंगे। रिसेंट फॉसिल्स जो 1000 लाख साल पुराने होते हैं उनमें ये प्रैक्टिकल नहीं होगी क्योंकि इसका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेडियो एक्टिव पोटेशियम मेथड इसकी 1.3, तो रिलेटिवली जो पुराने फॉसिल्स हैं उनमें ये यूज होगा। रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 5750 ईयर्स है बच्चों, है ना। तो यदि हमें कुछ 1000 लाख साल पुराने फॉसिल्स की डेटिंग करनी है तो हम मेनली किसकी मदद से करेंगे, रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड से। इनफैक्ट रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड में हम ऑर्गेनिज्म की खुद की कंपोजिशन को एनालाइज कर सकते हैं। कारण बच्चों, अभी जो लगातार हमारी बॉडी के अंदर कार्बन का इंटेक होता है उसमें दोनों तरह का कार्बन आ रहा है, C12 भी आ रहा है, C14 भी आ रहा है। C12 नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है, C14 रेडियो एक्टिव फॉर्म है बच्चों। तो जो C14 वाला पार्ट है जो अभी हमारी बॉडी के अंदर भी आता है और जो हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं बाहर, हमारी बॉडी से बाहर जो मैटर जाता है उसमें वो C14 लगातार जा भी रहा है। तो जब तक हम जिंदा रहते हैं नेचर से जो हमारी बॉडी में C14 आ रहा है और हमारी बॉडी से बाहर जो C14 जा रहा है वो ऑलमोस्ट बराबर रहता है। तो हमारी बॉडी में C14 का अमाउंट कांस्टेंट बना रहता है जो कि रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन है। लेकिन डेथ के बाद क्या होगा बच्चों, डेथ के बाद C14 की एंट्री तो बंद हो जाएगी बॉडी में से, लेकिन डिकम्पोजिशन चलता रहेगा, ये अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। तो डेथ के बाद जो भी मेरे को फॉसिल मिला है एक ऑर्गेनिज्म का, यदि अभी भी उसमें कुछ ऑर्गेनिक पार्ट है तो मैं वहां पर यदि C14 और उसके स्टेबल फॉर्म का जो कि N14 होता है उनका एक रिलेटिव अमाउंट देख लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि C14 कितना डिसइंटीग्रेट हो चुका है और उस हिसाब से मैं उसकी हाफ लाइफ निकाल लूंगा। हाफ लाइफ के हिसाब से मैं समय निकाल लूंगा, समय निकाल लूंगा तो उस ऑर्गेनिज्म की एज मेरे को पता चल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है ऑफ द डेटिंग ऑफ फॉसिल। तो रेडियो एक्टिव मेथड समझा दिया आपको, यहीं से यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको दे देंगे कि एक रॉक है जिसमें इतना अमाउंट तो आपको रेडियो एक्टिव फॉर्म का मिला, इतना अमाउंट नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म का मिला, बताओ इस रॉक में मिला हुआ फॉसिल कितना पुराना है। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको हाफ लाइफ आपको देंगे वो साथ में कि भाई ये जो एलिमेंट मिला इसकी हाफ लाइफ कितनी है। तो आपको सिर्फ इतना निकालना है कि कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है। अभी सिर्फ 50% डिसइंटीग्रेट हुआ है, इसका मतलब एक हाफ लाइफ हुई है। 75% डिसइंटीग्रेट हो चुका है, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ हो गई। इसके बाद एक और आप 100 ग्राम से करना तो इजीली हो जाएगा क्योंकि वो परसेंटेज में निकल जाएगा आपका। अब मान लो ये 25 फिर डिसइंटीग्रेट होता है आधा, तो 12.5 डिसइंटीग्रेट होगा, तो मान लो 87.5 तो आपको नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल रहा है और 12.5 आपको मिल रहा है रेडियो एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी, यहाँ पर 3 हाफ लाइफ हो गई। 100 से 50, फिर जो 50 बचा 25 और टूट गया तो 75 तो नॉन रेडियो एक्टिव, 25 रह गया रेडियो एक्टिव। फिर जो रिमेनिंग 25 है फिर वो आधा टूटेगा, 12.5 टूट गया, 12.5 रह गया, तो 12.5 तो नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म, सॉरी 12.5 तो रेडियो एक्टिव फॉर्म रह गया और 87.5 आपका नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म बन गया 3 हाफ लाइफ के अंदर। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, है ना, ठीक। जो दूसरा तरीका है बच्चों डेटिंग ऑफ फॉसिल्स का उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ESRM। इट इज बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स इन रॉक्स। क्या होता है बच्चों, ये भी एक प्रॉपर्टी मानी जाती है सभी एटम्स की कि भाई विद टाइम उनकी ऑर्बिट्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और रॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उन एलिमेंट्स के एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो उन रॉक्स में ट्रैप होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। जितने ज्यादा ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब उतनी पुरानी रॉक बच्चों, है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन्स
अक्यूमुलेट हुए हैं, ट्रैप हुए हैं रॉक के अंदर, वो हम किस मेथड से पता लगा सकते हैं? ESRM मेथड से, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड से। उस तरीके से हमें रॉक की एज भी पता चल जाएगी। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड बच्चों ये ज्यादा एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू रेडियोएक्टिव मेथड, ज्यादा एडवांस्ड मेथड भी है बच्चों ये, है ना? आगे बात समझ में क्लियर? तो आज की तारीख में जो ज्यादा एडवांस और मॉडर्न मेथड है दैट इज ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। अब बच्चों ये जो फॉसिल्स हैं इनके बारे में आपने बहुत सारी चीजें देख ली भाई, टाइप ऑफ फॉसिल्स क्या होते हैं, कैसे इनकी एज अपन पता लगाते हैं। अब इनके सिग्निफिकेंस क्या है भाई, कैसे ये एवोल्यूशन के एविडेंसेस में सबसे अच्छे एविडेंसेस माने जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये देते हैं। फॉर एग्जांपल, fossils found in newer rocks are more complex as compared to those found in older rocks, showing evolution from simple to complex organisms, है ना? जितने गहराई में हमें फॉसिल्स मिलते हैं या मिले हैं अभी तक, उनको यदि हम ऊपर के सतह में, ऊपर की लेयर्स में जो फॉसिल्स मिले हैं जब उनसे कंपेयर करते हैं, तो हमेशा हमें एक चीज देखने को मिली है कि ज्यादा गहराई में जो हमें फॉसिल्स मिले उनका जो स्ट्रक्चर था वो ऊपर की लेयर्स में मिले हुए फॉसिल्स के कंपैरिजन में सिंपल था बच्चों। इसका मतलब विद टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो इंक्रीज हुई, और ऑब्वियसली शुरुआत में सिंगल सेल थी, फिर मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए और फिर और ज्यादा एडवांसमेंट चलता रहा। हमारे भी हम बात करें तो पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स, आज बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं हम भी, है ना? आगे बात समझ में? तो फॉसिल्स की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं जितना ज्यादा डीप मिल रहा है। तो एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिली कि भाई यूजुअली जो एवोल्यूशन चल रहा है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चल रहा है इन जनरल, है ना? वो फॉसिल्स की मदद से हमें पता चला, क्योंकि डीप फॉसिल्स हमें सिंपल मिले यूजुअली, और जो ऊपर वाले मिले वो, जो शेलो मिले वो हमें सुपरफिशियल जो हमें मिले वो ज्यादा एडवांस मिले। फिर सम फॉसिल्स शो कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड आर कॉल्ड मिसिंग लिंक्स और कनेक्टिंग लिंक्स। हमें ये भी पता चला कि भाई कौन से ऑर्गेनिजम्स किससे डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये कैसे पता चला कि बर्ड्स का जो ओरिजिन है वो रेप्टाइल से हुआ? क्यों? क्योंकि हमें एक तरह के जो बर्ड के फॉसिल्स मिले बच्चों, आर्कियोप्टेरिक्स, है ना? रखा तो इसको बर्ड्स में जाता है क्योंकि ज्यादा फीचर्स बर्ड्स के होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बच्चों। ठीक, क्यों? इसके अंदर रेप्टाइल्स के फीचर्स भी हैं, इसके अंदर बर्ड्स के फीचर्स भी हैं। तो ऐसे भी कई फॉसिल्स हमें मिले जिससे हमें ये पता चला कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले क्या था और किससे उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक, तो सम फॉसिल्स शो कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट, तो ये जो दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर रखने वाले मिक्स कैरेक्टर्स वाले जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उनको हम मिसिंग लिंक्स या कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल आर्कियोप्टेरिक्स, जिनसे हमें एवोल्यूशन का डायरेक्शन पता चलता है कि भाई किससे कौन आया। ठीक, फिर पैलेंटोलॉजिस्ट्स हैव ट्रेस्ड आउट कंप्लीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज ऑफ सम एनिमल्स लाइक हॉर्स फ्रॉम द स्टडीज ऑफ देयर फॉसिल्स, है ना? कुछ ऑर्गेनिजम्स के हमें कंप्लीट मतलब पूरी की पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम ट्रेस कर चुके हैं, पता चल चुका है कि शुरुआत में वो क्या था, आज क्या, और बीच में जो भी चेंजेस हुए, जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म्स बीच में आए उसको वो सब हमें पता है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, है ना? वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हॉर्स पहले सिर्फ 1.5 फुट या था, कुत्ते के बराबर हाइट थी शुरुआत में हॉर्स की जब उसका एवोल्यूशन चालू हुआ इस धरती पे, और आज देखो 6 फुट का हो गया। और बीच में कई फॉर्म्स आए, 1.5 से 2.5 फीट आया, फिर 3 फीट, 3.5, 4, इस तरीके से अल्टीमेटली 5-6 फीट का हुआ वो। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स है ये हमें कैसे पता चला कि पहले वो 1.5 फीट का था? क्योंकि 1.5 फीट से लेकर अभी तक के बीच बीच में जो भी उसके फॉर्म्स रहे उन सबके फॉसिल्स हमें मिल चुके हैं, तो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी ट्रेस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ठीक, तो फॉसिल्स की मदद से कई ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम ऑलमोस्ट पूरी ट्रेस कर चुके हैं, हॉर्स की पूरी कर चुके हैं, हमारी भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, कुछ अभी भी वहां पर मिसिंग लिंक्स हैं। अब वो एरियाज इंडिया के जहां पर फॉसिल्स बहुत ज्यादा कॉमनली और अबंडेंटली देखने को या मिल जाते हैं हमें, वो याद रख सकते हो कुछ एग्जांपल्स। एमपी की मांडला डिस्ट्रिक्ट, बिहार में राजमहल हिल्स वाला एरिया बच्चों, और उड़ीसा में जो कोल फॉर्मिंग फॉरेस्ट है जहां पर कोल माइंस है ना? ये कुछ एरियाज हैं जहां पर आपको फॉसिल्स सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आज का लेक्चर, मैंने आपको बोला था कि एविडेंसेस को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एविडेंस में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो फॉसिल्स वाला पार्ट ही है, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, वो अपन अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडाप्टिव रेडिएशन, एंड लास्ट में फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों। तो आई होप आज के लेक्चर में मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी। एक बार घर पे रिवाइज कर लेना बच्चों, सेम डे रिवाइज कर लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड मेंटर मोटिवेटर। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट लाइव लेक्चर जो भी 8:30 बजे है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। आज हम बात करेंगे बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।